तो हम डिस्कस कर रहे हैं एचपी पटवारी के जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स हैं उनका मैथमेटिक्स पार्ट। अभी तक हम क्या डिस्कस कर चुके हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं इसमें 2019 के पेपर का जो मैथ सेक्शन है, 2016 के पेपर का, और आज हमारे पास ये जो है ये 2015 के पेपर का है। ठीक है, जो एचपी पटवारी का 2015 में पेपर हुआ है उसका मैथ सेक्शन है जो आज हम डिस्कस करेंगे। तो 3 फिर हमारे पास ये सेट्स हो जाएंगे। 3 सेट्स को एनालाइज करके हमें पता लग जाएगा कि मेजॉरिटी कौन से टॉपिक्स हैं जो आते रहते हैं इस तरह के एग्जाम में। इस पेपर में कौन से टॉपिक्स जो हैं वो ज़्यादा प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, पहला जो हमारे पास है, पहला हमारे पास क्वेश्चन है यहाँ पर 51 देखते हैं। 51 क्वेश्चन को आप डायरेक्टली देखोगे, बिल्कुल सिंप्लीफिकेशन का, एडिशन का सवाल है। तो ये एडिशन का सवाल भी लगभग हर सेट में आया हुआ है। कुछ नंबर्स है, इनको ऐड करना है तो इनको जल्दी से ऐड करते हैं। डेसिमल्स लगे हैं तो डेसिमल्स का एक ही फंडा है, बस डेसिमल के नीचे डेसिमल लगाना होता है। पहले 4 है जिसमें डेसिमल नहीं है तो पीछे डेसिमल लगा के अपनी मर्जी से 0 लगा दो। फिर नीचे डेसिमल के नीचे डेसिमल, पीछे है 4 और 4 और एक 4 आगे लगा दिया। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, इधर 4 और पीछे एक 4, खाली जगह 0 लगा देते हैं। फिर डेसिमल के नीचे डेसिमल, इस साइड 0 और 4, लेफ्ट साइड 4। फिर डेसिमल है नहीं, 4 तो खाली स्पेस पे आप 0 लगा देते हो। इसको जल्दी से ऐड करेंगे तो ये आ जा रहा है हमारा 22 10 1 5 500.88। तो 500.88 हमारा ऑप्शन नंबर ए है। फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो निकालने को आया, द हाईएस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ दीज फ्रैक्शंस। कुछ फ्रैक्शंस दी हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर माने एचसीएफ निकालना है। अब एचसीएफ से भी हमें सवाल आते रहते हैं। एचसीएफ, नॉर्मल एचसीएफ अलग बात है, अभी फ्रैक्शन का एचसीएफ है। तो फ्रैक्शन जो हमारे पास होते हैं, फ्रैक्शंस, ठीक है, इनका एचसीएफ कैसे निकालते हैं? इनका एचसीएफ निकालने का हमारे पास फॉर्मूला होता है, याद रख लेना है। फ्रैक्शंस का एचसीएफ ऑफ फ्रैक्शंस, ठीक है, ऐसे एलसीएम होता है फ्रैक्शंस का। तो ऊपर निकालते हैं एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स, एचसीएफ ऑफ न्यूमरेटर्स। जो न्यूमरेटर्स हैं उनका एचसीएफ निकालना है और डिवाइड में निकालना है एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर्स। ठीक है, डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है। और इसी तरह अगर फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने को आया तो ऊपर निकालना है एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, नीचे एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्मूला है जो इम्पोर्टेंट है, आपको सवाल आ सकता है। एचसीएफ निकालने को भी आ सकता है, फ्रैक्शन का एलसीएम निकालने को भी आ सकता है। डायरेक्टली हमारे पास कुछ नंबर हैं, देखो क्या नंबर है। एक नंबर है हमारे पास 5, अगला है 25, अगला है 15। तो आप 5, 25 और 15, 5, 25 और 15, इनका अगर आप एचसीएफ निकालोगे, एचसीएफ माने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आप निकालोगे, तो वो आएगा 5। और नीचे एलसीएम निकालना है नीचे वालों का, तो आपको एलसीएम निकालना है 6, 12 और 8 का। तो आप 6, 12 और 8 का क्या निकालोगे? एलसीएम निकालोगे। 6 नहीं है, 16 है। 16, 12 एंड 18, 16। तो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 48 आ जाएगा। ठीक है, तो आपके पास डायरेक्टली आंसर हो जाएगा 5/48। एचसीएफ और एलसीएम, आई होप आपको नंबर्स का, सिंपल नंबर का एचसीएफ और एलसीएम निकाल सकते हैं हम लोग। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है पावर एंड एक्सपोनेंट्स का सवाल है। पावर एंड एक्सपोनेंट्स का जो 53 नंबर सवाल है, क्योंकि पिछले सेट्स में भी हमने एचसीएफ एलसीएम से रिलेटेड कुछ किया है तो देख सकते हैं हम। पावर एक्सपोनेंट का भी हर सेट में सवाल आ ही रहे हैं। हमारे पास क्या दिया हुआ है? 1 raised to power 3 प्लस 2 raised to power 3 प्लस 3 raised to power 3 प्लस 4 raised to power 3 पावर -3/2। अब इसको क्या करेंगे हम? सिंप्लीफाई करेंगे। 1 की पावर 3 1, 2 की पावर 3 8, 3 की पावर 3 27, 4 की पावर 3 64, होल रेज टू पावर -3/2। इन सबको ऐड करो तो ऐड करके 8 9 36 64 100 की पावर -3/2। 100 क्या होता है? 10 की पावर 2।
ठीक है, 10 का स्क्वायर होता है 100। तो पावर्स क्या होते हैं, पावर्स जो होते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में, ठीक है, पावर्स तो मल्टीप्लाई होते हैं आपस में। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया और ये आ गया हमारे पास 10 की पावर -3। अब ऑप्शंस क्योंकि फ्रैक्शन में दिए हैं तो 10 की पावर -3 का मतलब होता है 1/10 की पावर 3, नीचे जाएगा तो पावर पॉजिटिव हो जाएगा, और 10 की पावर 3 माने 1000, एक के पीछे 3 जीरो, जितनी पावर उतने ज़ीरो। अब जितने डिनोमिनेटर में ज़ीरोज़ होते हैं उतना हम डिजिट छोड़ के डेसिमल लगाते हैं, तो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर बी दिया हुआ है। ठीक है, सिंपल। फिर इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट है 54। 54 भी हमारा एक्सपोनेंट्स का ही सवाल है। तो देखो एक्सपोनेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आते हैं इस एग्ज़ाम में, ये हमें ध्यान रखना है। एक्सपोनेंट्स हमें अच्छी तरह आना चाहिए अगर हम तैयारी कर रहे हैं इस एग्ज़ाम की। तो हमारे पास है 9 रेज़ टू पावर 3x + 2 इज इक्वल टू 25 रेज़ टू 27 रेज़ टू पावर 5x + 1। तो अगर इसको हम क्या कर लेते हैं, 9 को लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। हम क्या करते हैं, बेसिस को सेम करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, 27 को लिख सकते हैं 3 की पावर 3। तो अब पावर्स तो मल्टीप्लाई होते हैं, तो पावर्स को आप मल्टीप्लाई कर दोगे और यहाँ भी पावर्स को क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा आपके पास, 3 पावर ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 2 = 6 + 4 2 2 = 4, 3 3 5 = 15 + 3 1 = 3। अब बेस सेम हो गए तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। तो 6x + 4 इज इक्वल टू 15x + 3। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x वाली टर्म्स एक साइड कर लेंगे, 15x - 6x, और दूसरी साइड नॉर्मल टर्म्स को कर लेंगे। ये 1 आ गया, ये 9x आ गया, तो हमें चाहिए x, तो 9 उधर जाके डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास क्या बन जाएगा आंसर हमारा, 1/9, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको हम देख सकते हैं, सिंपल आपके पास क्वेश्चंस आ रहे हैं आपके पावर एंड एक्सपोनेंट से, तो इस टॉपिक को आपने अच्छे से पढ़ना है। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्ट आइडेंटिटी है, इसमें हम क्या सॉल्व करेंगे, a - b²। हमें पता है ये क्या होता है, a² + b² - 2ab। तो ये डायरेक्ट आइडेंटिटी है ऑप्शन सी में, a - b²। इंपॉर्टेंट आइडेंटिटीज हमें याद होनी ही चाहिए। नेक्स्ट हमारे पास 56 है, जो कि हमारे पास पावर, स्क्वायर रूट वगैरह से रिलेटेड है, और इसको हम करते हैं 56। क्या लिखा है, 21.69 का स्क्वायर माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 324 इज इक्वल टू व्हाट। इसको तो हमें मैनुअली सॉल्व करना पड़े, 21.69 का स्क्वायर तो हमें करना ही पड़ेगा। तो इसको हम इधर कर लेते हैं, 29.69 इंटू 29.69, यही है। इसको तो सॉल्व करना पड़ेगा, 9 9 ज़ा 81। ठीक है, ये तो बहुत मैनुअली आपको करना पड़ेगा उधर, 9 9 ज़ा 81, और फिर आपने 8 रख दिया, 9 6 ज़ा 54, 54 + 8 62, 9 1 ज़ा 9 and 6 15, 9 2 ज़ा 18 19, 6 9 ज़ा 54। ठीक है, 6 9 ज़ा आपने लिख दिया 54, 6 6 ज़ा 36 41, 6 1 ज़ा 6 10, 6 2 ज़ा 12 13। फिर ये तो 1 है तो एज इट इज़ आ जाएगा, और फिर 2 9 ज़ा 18 1, 2 6 ज़ा 12 13 1, 2 1 ज़ा 2 3, 2 2 ज़ा 4। तो ये आ गया 1 4 and 2 6 9 10 15 1 10 16 16 and 8 24 2 3 3 6
2 3 3 6 7 7 and 3 10 1 2 2 4 4 and 3 7 और 4 1 2 3 4 4 छोड़ के डेसिमल आपके लग जाएंगे। ठीक है, तो आप 1 2 3 4 तो ये आ जाएगा मल्टीप्लाई करके। अब तो हमारे पास नंबर आ गया 470.4561 माइनस 324 का स्क्वायर रूट। 324 का स्क्वायर रूट 18। स्क्वायर्स आपको 35 तक याद ही होने चाहिए, तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो उसको। तो इनको आप सब्ट्रैक्ट करोगे आप, तो इनको सब्ट्रैक्ट जब करोगे माने इसमें से आप 470 ऑप्शन देख के पता लग जाएगा अब तो, है ना। 470 में से 18, तो 470 में से 18 452 के आसपास आएगा। ठीक है, सी ऑप्शन। कि बाकी तो देखो 18 470 में से 18 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनका तो कोई मतलब ही नहीं है ना। तो आप इस क्वेश्चन में आप अगर ये स्क्वायर कैलकुलेट कर लोगे, ठीक है, ये वाला स्क्वायर अगर आप कैलकुलेट कर लेते हो तो फिर आपको डायरेक्टली आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ये ऑप्शन बन रहा है। ठीक है, फिर है हमारे पास ऑप्शन था 452.4561। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 57। 57 क्या है? इफ वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इज सेम। अच्छा, वॉल्यूम क्या होता है स्फीयर का? स्फीयर का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई r क्यूब। अब ये फॉर्मूले याद होने चाहिए। इन टॉपिक से भी क्वेश्चन हमारे पास आ रहा है। 2016 के 19 के पेपर में तो आया हुआ था कि आपका जो सिलेंडर हो गया, स्फीयर हो गया, सर्कल हो गया, इनके फॉर्मूले हमें आने ही चाहिए। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया क्या होता है, सर्कमफेरेंस। तो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर, तो वॉल्यूम आ गया 4/3 पाई r क्यूब एंड सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया होता है इसका 4 पाई r स्क्वायर। दे आर सेम, तो बोला ये सेम है तो इनको कर देना है इक्वेट। ये सेम है तो इनको क्या कर दिया हमने, इक्वेट कर दिया। पाई से पाई कैंसिल हो गया, r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो गया, 4 से 4 कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या रहा, r/3 इक्वल टू 1। तो r की वैल्यू कितनी आ गई, 3। तो आपके पास क्या बोला है, इट्स रेडियस इज, तो रेडियस आ गई 3 यूनिट्स। तो 3 यूनिट्स की रेडियस होगी। ठीक है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद होगा तो इजीली सॉल्व हो जाएगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 58। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर, तो अगेन ये एरिया से रिलेटेड क्वेश्चन एक और आ गया। एरिया पेरीमीटर ये हमें पता होने चाहिए। इफ द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1। अच्छा, स्क्वायर का एरिया क्या होता है, 58 है। जो एरिया है स्क्वायर का वो होता है साइड इंटू साइड, साइड का स्क्वायर है ना। तो एरिया ऑफ स्क्वायर अगर पूरा भी लिखें हम, एरिया ऑफ स्क्वायर, तो ये होता है साइड का स्क्वायर। ए माने साइड, साइड इंटू साइड। तो हमारे पास बोला है कि इफ द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर इज 9:1, द रेशियो ऑफ देयर पेरीमीटर। अच्छा, पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4a, 4 इंटू साइड। ठीक है, पेरीमीटर माने उसकी आउटर बाउंड्री की लेंथ 4 इंटू साइड और एरिया उसका साइड इंटू साइड। तो एरिया का स्क्वायर, मान लो पहले का एरिया है A1 और दूसरे का एरिया है A2। पहले का एरिया है A1 और दूसरे का एरिया क्या है, A2, और इसका रेशियो कितना है, 9:1। ठीक है, एरिया को बोलते हैं A, पेरीमीटर को बोलते हैं P। तो एरिया होता क्या है, माने फर्स्ट की साइड का स्क्वायर डिवाइडेड बाई सेकंड की साइड का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/1। तो यहाँ से क्या आ गया, A1/A2, स्क्वायर हटेंगे तो दूसरी साइड क्या हो जाएगा, रूट। तो ये आ गया 3/1। तो साइड्स का रेशियो आ गया 3/1। अब हमें चाहिए रेशियो ऑफ पेरीमीटर। तो रेशियो ऑफ पेरीमीटर क्या होगा, आपको क्या चाहिए, पेरीमीटर्स का रेशियो चाहिए। तो पेरीमीटर्स का रेशियो होगा 4A1 डिवाइडेड बाई 4A2। 4 से 4 तो कैंसिल, तो ये होगा A1/A2, जो कि आपका ऑलरेडी आ चुका है 3:1। ठीक है, तो ये
डायरेक्ट क्वेश्चन है, वैसे अगर हमें डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी समझ आती है तो फिर तो इतना सॉल्व भी नहीं करना पड़ेगा। 3:1 इसका रेशियो। ठीक है, एरिया में साइड का स्क्वायर होता है और पेरीमीटर में सिंपल साइड ही होती है, क्योंकि 4 तो कांस्टेंट है, वो तो रेशियो में कैंसिल हो जाना है। तो क्योंकि इसमें साइड ही है तो हमें रूट करना पड़ता है। चलो ये हमें समझ आ गया साइड्स का रेशियो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 59। 59 में क्या लिखा है, द सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स इज, 3 कंसेक्यूटिव इंटीजर्स, तो कैसे लेते हैं, x, x+1, x+2, इनका सम कितना है 1350, तो इनका सम कर देंगे इक्वल करके 1350, तो कितना बन गया ये 3x + 3 इज इक्वल टू 1350। तो यहाँ से 3x कितना आ गया 1350 - 3 एंड 3x इज इक्वल टू 1347, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1347/3, 3 4 ज़ा 12, फिर कितना आ गया 14, 3 4 ज़ा 12, 27, 3 9 ज़ा, तो 449 आ गया ये। ठीक है, तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 449। हमसे क्या पूछा है, द सम ऑफ स्मॉलेस्ट एंड द बिगेस्ट इंटीजर, तो स्मॉलेस्ट तो आ गया हमारे पास 449, तो अगला क्या आ जाएगा 450, तो अगला क्या आ जाएगा 451। तो हमें सम करना है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का, तो हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट का सम, तो 449 + 451, तो ये 0 आ गया, ये भी 0 आ गया और ये आ गया 9, तो ये आ गया 900। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए 900। फिर हमारे पास नेक्स्ट आ गया क्वेश्चन परसेंटेज का। 60 जो क्वेश्चन है वो है हमारा परसेंटेज का क्वेश्चन। परसेंटेज से भी सवाल हमारा हर बार आ रहा है। 60 में क्या लिखा है, किसी संख्या का 1/4 17 है, 1/4 ऑफ एनी नंबर इज 60, तो वो नंबर क्या है x है। ठीक है, 1/4 ऑफ एनी नंबर क्या मान लिया x इज इक्वल टू 17, तो यहाँ से x निकाल लो, 1/4 इंटू x इज इक्वल टू 17, तो x इज इक्वल टू 17 इंटू 4। ठीक है, डिवाइड वाला मल्टीप्लाई कर दिया, तो कितना हो गया 68, x की वैल्यू आ गई 68। 45% ऑफ दैट नंबर इज, अब इस नंबर का 45% निकालना है, तो अब क्या करेंगे, इसका 45% निकालेंगे। 45% ऑफ 68, तो 45 डिवाइडेड बाई 100 इंटू 68। ठीक है, और हमारे पास कुछ ऑप्शंस दे के रखे हैं, इसको हम सिंपली भी हम इसको कट कर सकते हैं, अगर कट हो जाए तो कट कर लेते हैं। ये आ गया 9 और ये आ गया 20, 5 से कैंसिल कर दिया, ये आ गया 10 और ये आ गया 34। तो अब तो कर लेते हैं 9 डिवाइडेड बाई 10 इंटू 34, तो कितना आ गया 0.9 इंटू 34, मल्टीप्लाई कर दिया, 4 9 ज़ा 36, 9 3 ज़ा 27, 27 और 3 30, 30.6। ठीक है, तो इस तरह से हम इसको निकाल लेते हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर 61 है। 61 हमारा स्पीड टाइम डिस्टेंस का सवाल है। स्पीड टाइम डिस्टेंस का एक पेपर में हमारा आया था क्वेश्चन, एक में नहीं आया था, माने इस टॉपिक से भी क्वेश्चन आता है। अ कार कवर्ड फर्स्ट 35 किलोमीटर्स इन 45 मिनट्स, तो हमारे पास एक कार है, ये पहले 35 किलोमीटर है ना, 35 किलोमीटर कवर करती है कितने टाइम में, 45 मिनट्स में। ठीक है, और नेक्स्ट जो है 69 किलोमीटर, नेक्स्ट 69 किलोमीटर कवर करती है 75 मिनट्स में। तो हमसे बोला एवरेज स्पीड।
देखो एवरेज स्पीड के फॉर्मूलों में शॉर्टकट्स तभी लगते हैं जब या तो टाइम सेम हो या तो डिस्टेंस के इंटरवल सेम हो। यहाँ पे कुछ भी सेम नहीं है, तो यहाँ पर फंडामेंटल डेफिनेशन ऑफ एवरेज स्पीड लगेगी। शॉर्टकट्स जो हैं वो यहाँ पे नहीं लगेंगे, वो कहाँ लगेंगे वो भी हम नोट करके डिस्कस कर लेंगे। तो यहाँ पर एवरेज स्पीड जो है, एवरेज स्पीड का बेसिक कॉन्सेप्ट क्या होता है कि एवरेज स्पीड का मतलब होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। अब टाइम आपका देखो, डिस्टेंस आपका किलोमीटर में दे रखा है, उसकी कोई चिंता नहीं है, टोटल डिस्टेंस निकाल लेंगे। किलोमीटर में है, ऐड कर लेंगे 35 + 69, तो किलोमीटर में ऐड हो जाएगा। ठीक है, एवरेज स्पीड क्या होता है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टाइम आपका मिनट्स में दिया है तो इसको भी हमें आवर्स में ही कन्वर्ट करना पड़ेगा। देखो टोटल टाइम आपका दिया हुआ है, पहले 45 मिनट है और फिर 75 मिनट्स हैं, तो टोटल अगर आप टाइम को ऐड करोगे ये 45 + 75 पर ये मिनट है, और ऊपर जो है वो डिस्टेंस किस में, किलोमीटर में। तो ऊपर की आप ऐड करोगे तो ये कितना आ गया, 4104 किलोमीटर, और नीचे आ गया मिनट में 120 मिनट। ठीक है, तो अब ये जो है किलोमीटर पर मिनट में नहीं, ऑप्शन तो किलोमीटर पर आवर में, तो आप इसको 104 किलोमीटर, 120 मिनट का क्या मतलब होता है, 2 आवर्स। 60 मिनट का एक आवर होता है, तो 120 मिनट माने 2 आवर हो गए। तो ये आपके पास कैंसिल होके कितना आ गया, 52 किलोमीटर पर आवर, जो कि आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी। ठीक है, 52 किलोमीटर पर आवर। ठीक, जो हमारे शॉर्टकट्स होते हैं एवरेज स्पीड के, वो भी नोट कर सकते हैं हम यहाँ पे, क्या क्या हमें ध्यान रखना होता है एवरेज स्पीड में। ठीक है, शॉर्टकट्स हमारे कहाँ काम आते हैं। एक शॉर्टकट होता है हमारा कि एवरेज स्पीड का हमारे पास ये फॉर्मूला आप पढ़ते हो, एवरेज स्पीड इज इक्वल टू 2v1 v2 डिवाइडेड बाई v1 + v2। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिए नहीं है, लेकिन ये फॉर्मूला कब लगाते हैं हम, ये फॉर्मूला हम तब लगाते हैं जब हमारे पास डिस्टेंस के इंटरवल सेम हो, कि जैसे कोई गाड़ी A से B तक चली, फिर B से C तक चली, तो जितनी दूरी हमारी A से B की है मान लो x, उतनी ही दूरी B से C की है x। जैसे ये भी 100 किलोमीटर, अगला भी 100, पहला भी 35 किलोमीटर, अगला भी 35। जब डिस्टेंस के इंटरवल सेम हो, टाइम के बेशक अलग अलग हो, ठीक है, तो वैसे केस में हम ये फॉर्मूला लगाते हैं। और दूसरा जो हमारा फॉर्मूला है एवरेज स्पीड का ही एक शॉर्टकट ये भी होता है कि एवरेज स्पीड इज इक्वल टू v1 + v2 डिवाइडेड बाई 2। अच्छा, ये वाला फॉर्मूला कौन से सिचुएशन में लगता है, ये फॉर्मूला लगता है कि हमारे पास कोई गाड़ी है, वो A पॉइंट से B पॉइंट तक चलती है, फिर B पॉइंट से C पॉइंट तक चलती है। A से B जाने में जितना टाइम इसको लगता है, B से C जाने में भी उतना ही टाइम इसको लगता है, बेशक डिस्टेंसेस अलग अलग हों, ये कुछ x1 हो और ये कुछ x2 हो। बोलने का मतलब है जब टाइम के इक्वल इंटरवल्स होंगे तो हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, और जब डिस्टेंस के इक्वल इंटरवल्स होंगे तब हम ये फॉर्मूला लगा सकते हैं। और अगर इनमें से कोई भी सिचुएशन नहीं होगी, कोई जनरल क्वेश्चन होगा, तो फिर हम एवरेज स्पीड का ये फॉर्मूला सिंपल लगाते हैं। एवरेज स्पीड मतलब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, और कॉमन सेंस से हम उसको सिंप्लीफाई करते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारे पास फिर सवाल आ जाता है इसके बाद 62। ठीक है, 62 क्या है हमारे पास क्वेश्चन, द एजेस ऑफ निशी एंड विनी आर इन द रेशो, एक आदमी है निशी, एक है विनी। निशी और विनी के एजेस का रेशो है 8/15, तो माने निशी की एज हो गई 8x और विनी की एज हो गई 15x। आफ्टर 9 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस, 9 साल बाद, है ना, तो 9 साल बाद इनकी एज क्या हो जाएगी, जब +9 years हो गए, 9 साल बाद इसकी एज हो गई 8x + 9 और दूसरे की एज हो गई 15x + 9। दोनों की एज में 9 years ऐड हो गए।
ठीक है, तो रेशो क्या बन जाएगा, रेशो बन जाता है बोला 11/18। और इस तरह का सवाल भी लगभग हमें हर पेपर में देखने को मिल रहा है, जो भी हम सेट कर रहे हैं इस तरह का सवाल हर पेपर में आ ही रहा है। तो सिंप्लीफाई यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब 18 8x + 9 बन जाता है कुछ, तो करते हैं इसको, और यहाँ से आ गया 11 15x + 9, तो ये कितना आ गया 18 × 8, 8 8 सा 64, ठीक है, 8 8 सा 64 और 6 और 8 1 सा 8, 144 प्लस 18 9 सा 8 9 सा 72, 7 9 1 सा 9 और 7 60, 15 × 11 5 1 5 1 5 6 165, 11 × 9 99। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, x वाली चीज़ें एक साइड करते हैं और बाकी चीज़ें एक साइड। 162 - 99 इज इक्वल टू 165x - 144x। तो यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करके हमारे पास आ गया 63 इज इक्वल टू, और ये कितना आ गया हमारे पास 15 और 6 21, तो x हमारे पास आ गया 63 डिवाइडेड बाई 21, 21 तो डिवाइड हो जाएगा, जो कि आ गया 3, x आ गया 3। तो हमारे पास पूछा था हमसे द डिफरेंस इन देयर एजेस, पहले तो एजेस निकालनी पड़ेंगी, 8x एंड 15x। तो n की एज कितनी हो गई 8x माने 24, और v की एज कितनी हो गई 15x माने 45, है ना, x की वैल्यू तो आ गई हमारे पास 3। डिफरेंस कितना है इनकी एजेस में, तो डिफरेंस v - n, डिफरेंस कितना आ गया हमारा 15 और 6 21 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये इस तरह का एज से रिलेटेड सवाल भी हर एक सेट में आ रहा है, तो इस तरह के क्वेश्चंस की भी आपने प्रैक्टिस आपको करनी पड़ेगी अगर आपने एग्जाम देना है तो। फिर आ रहा है हमारे पास रूट निकालने का क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 63। x² - 8 = 0, तो सॉल्व करने पर हमें क्या मिलता है, तो इसको आप डायरेक्ट ही सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये बिल्कुल टू डायरेक्ट है, अगर आप ऐसे इसको ले जाएंगे तो ये 8 आ गया, स्क्वायर हटाएंगे तो रूट आ जाएगा, और आपको पता है क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, तो प्लस माइनस इसको सिंप्लीफाई करोगे आपके पास क्या आ जाएगा 8 का तो आपके पास 4 2 2, ठीक है, एक पेयर बन गया, एक नहीं है, तो जो पेयर बन गया वो रूट के बाहर, जो पेयर नहीं बना वो रूट के अंदर। तो x की वैल्यू या तो हो सकती है आपकी +2√2 और x की वैल्यू हो सकती है -2√2, ये 2 वैल्यूज होंगी, ठीक है। तो 2√2 वाली वैल्यूज सी ऑप्शन हमारा हो जाएगा। फिर इसके बाद हमारे पास पूछा है 64 है कि 10 और 20 का तीसरा अनुपात क्या है, व्हाट इज द थर्ड प्रोपोर्शन ऑफ 10 and 20। थर्ड प्रोपोर्शन क्या होती है, थर्ड प्रोपोर्शन का बेसिक हमारे पास मीनिंग क्या होता है कि जैसे 3 नंबर है मान लो ABC, थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब होता है कि ये इस तरह से हो, A/B इज इक्वल टू, ठीक है, ये प्रोपोर्शन है B/C। अगर A/B = B/C हो जाए तो हम बोलते हैं कि इनका जो ये C को बोलते हैं ये थर्ड प्रोपोर्शन है, ठीक है। और इसको निकालते कैसे हैं, फॉर्मूला हम डायरेक्टली भी याद रख सकते हैं, और अदरवाइज हमें पता है कि जब भी हमारे पास रेशोज होते हैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या ऐसे हम याद भी रखते हैं कि एक्सट्रीम्स वालों को मल्टीप्लाई करो और बीच वालों को मल्टीप्लाई करो तो उनको इक्वेट कर दो, माने A × C मस्ट बी इक्वल टू B × B, तो A × C इज इक्वल टू B², और यहाँ से C की वैल्यू आती है B²/A। खैर हम डायरेक्टली थर्ड प्रोपोर्शन का फॉर्मूला भी याद रख सकते हैं। थर्ड प्रोपोर्शन का जो फॉर्मूला होता है हमारे पास C इज इक्वल टू B²/A। A होता है पहला नंबर, B होता है सेकंड नंबर। पहला नंबर कितना है 10, सेकंड नंबर कितना है 20, तो थर्ड प्रोपोर्शन होगा B²/A, माने 20 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 10, तो 400 डिवाइडेड बाई 10 जो कि आ जाएगा हमारा 40, ठीक है। तो ये हो गया हमारा
क्वेश्चन नंबर ये 64। ठीक है, ऐसे रेशियो एंड प्रोपोर्शन में ये चीज़ हम समझते भी हैं। 3 नंबर अगर होते हैं तो उनके प्रोपोर्शन का क्या मतलब है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है 65। 65 क्या है? ठीक है, ऊपर आप इसको फॉर्मूले को डायरेक्ट भी ध्यान में रखना है क्योंकि पेपर में टाइम भी बचाना होता है। तो थर्ड प्रोपोर्शन का मतलब ये होता है C इज इक्वल टू बी स्क्वेयर बाई ए। ए माने पहला नंबर, बी माने दूसरा नंबर। फिर हमारे पास आता है क्वेश्चन नंबर कौन सा? ये 65। 65 क्या है? एक परीक्षा में 94% विद्यार्थी पास हुए और 114 फेल हो गए। अच्छा, पास जो बच्चे हैं वो कितने हैं? 94%। तो बचे हुए बच्चे हो गए फेल हो गए फिर 6%। ठीक है, और फेल हुए कितने? 114। टोटल को मान लो x। टोटल जो स्टूडेंट हैं वो कितने मान लिए? x। टोटल स्टूडेंट x मान लिए। तो फेल हुए बच्चे कितने हैं? फेल हुए बच्चे हैं हमारे पास 114, जो कि 6% होने चाहिए। तो 6% ऑफ टोटल पॉपुलेशन मस्ट बी 114। ठीक है, तो परीक्षा में कुल कितने विद्यार्थी बैठे वो हम यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया 114 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 6। 6 का टेबल अगर हम करें, 6 का आ गया 3 और यहाँ पर आ गया 5 7 और ये आ गया 19। तो x कितना आ गया? 19 इंटू 100, 1900। ठीक है, तो 1900 बच्चे जो हैं उस परीक्षा में बैठे होंगे। ठीक, तो परसेंटेज के सवाल भी काफ़ी हमारे आ रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मैंने इस एग्ज़ाम के लिए। परसेंटेज, पावर एंड एक्सपोनेंट्स, ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है 66, साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। अगेन सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट भी इंपॉर्टेंट है ही हमारा। हाउ मच सिंपल इंटरेस्ट विल Rs 2000 अर्न इन 18 मंथ्स एट 6% पर एनम। तो सिंपल इंटरेस्ट हमें पता है हमारे पास क्या होता है? P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। प्रिंसिपल हमारा दिया है 2000 रुपए हैं। रेट हमारी दी है 6%। 6 टाइम दिया है 18 मंथ्स, तो टाइम को रखते हैं ईयर में। 18 मंथ्स माने 18 महीने माने 1.5 साल, तो साल में रखा जाता है टाइम को। और यहाँ से हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास कुछ इस तरह से। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? 15 2 30 और 180। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है। फिर है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67, ईशान परचेज्ड अ बाइक खरीदी है ईशान ने कितने पैसे में? 35,645 रुपए में। एंड स्पेंट दिस फॉर परचेजिंग टीवी खरीदा है इसने 24,355 रुपए में। एंड रिमेनिंग अमाउंट ही हैड, बचा हुआ जो रिमेनिंग है, अभी भी पैसा जो बच रहा है, रिमेनिंग जो है वो 20% अभी है। मान लो टोटल x पैसे थे उसके पास, तो रिमेनिंग उसके पास 20%। रिमेनिंग जो कैश है उसके पास, रिमेनिंग अमाउंट कैश में 20% ऑफ टोटल कैश में। अगर 20% बच गया इसके पास तो माने इसने 80% खर्च कर दिया, तो ये जो इसने खर्च किया ये क्या होना चाहिए? 80% ऑफ टोटल है। ठीक है, 20% अगर बचा हुआ है तो खर्च कर दिया 80%, तो 80% जो इसने खर्च किया उसका तो हिसाब किताब है। ठीक है, तो 80% ऑफ टोटल अमाउंट, क्योंकि हमें क्या निकालना है? हमें टोटल अमाउंट ही निकालना है। 80% ऑफ टोटल अमाउंट शुड बी इक्वल टू ये जो है, इसको सम कर देते हैं, 35,645 प्लस 24,355। ठीक है, तो ये कितना आ गया? 80 डिवाइडेड बाई 100 इंटू एक्स इज इक्वल टू, इनको ऐड कर दो, 5 और 5 हो गया 10, 1 4 एंड 1 5, 5 और 5 10, 1
6 and 1 7, 7 and 3 10, 1 5 and 1 6, 6 and 4 फिर से 10, 3 और 2 5, 1 6, 60,000। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 60,000 इंटू 100/80। और इसको जैसे ही हमने सिंप्लीफाई किया, 0 से 0 कैंसिल, 8 का 4, 10 का 5, 4 का 15 कैंसिल हो गया। तो हमारे पास x कितना आ गया? 15, 0 बच गए 1 2 3, तो 1 2 3 और इधर बच गया 5। ठीक, तो हमारे पास ये x की वैल्यू आ गई 75,000। ऐसा कोई ऑप्शन है? 75,000 अगर हमने ठीक किया तो 75,000 है, तो है हमारा ऑप्शन। ठीक है, तो हमारे पास एक बार फिर से हम इसको देख लेते हैं। इस तरह से परसेंटेज से आपके पास सवाल आता है कुछ ना कुछ। बाइक ली है उसने 35,645 में, और टीवी लिया है 24,355 में। तो टोटल इसका जो ये एक्सपेंडिचर है ये बन रहा है 5 और 5 10, 5 और 5 10, 1 6 3 9 1 10, 1 5 5 10, 1 6, 60,000। 20% कैश है तो 80% खर्च कर दिया। तो 80% ऑफ x शुड बी इक्वल टू 60,000। तो x शुड बी इक्वल टू 60,000 इंटू दिस अपॉन 80। 0 से 0 कैंसिल, 8 का आ गया 4, 10 का आ गया 5, 4 1 ज़ा, ये 4 है, ये 60 है, 15 15 4 सा। ठीक है, 15 और 15 आपके पास आ गया, और यहाँ से ठीक है, इस तरह से कुछ ये सवाल होगा। 75 आंसर आना चाहिए वैसे। ठीक है, 15 5 सा 75। फिर हमारे पास नेक्स्ट है 68। 68 देखते हैं। 68 क्या है? एक वृत्त का क्षेत्रफल 24.64 मीटर स्क्वायर है, माने सर्कल का एरिया। एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, जो कि हमें दे के रखा है कितना है? 24.64 मीटर स्क्वायर। उस वृत्त की परिधि क्या होगी? परिधि क्या होती है? देखो यहाँ से चलो रेडियस पहले निकाल लेते हैं। तो पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू 24.64 मीटर स्क्वायर। पाई की वैल्यू कितनी होती है? 22/7 इंटू आर स्क्वायर इज इक्वल टू 2464 डिवाइडेड बाई 100। डेसिमल मैंने रिमूव कर दिया ताकि कैलकुलेशन मेरी आसान हो जाए। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2464 डिवाइडेड बाई 100। डिवाइड वाला मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई वाला डिवाइड। 22 का आ गया 11 और इसका आ गया 12, 32। 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 1 ज़ा 11, 11 2 ज़ा। तो हमारे पास आर स्क्वायर की वैल्यू आ गई 112 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 100। अब इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो 7 2 ज़ा 14, 1 7 1 ज़ा 7, 8 7 1 ज़ा 7। दोनों परफेक्ट स्क्वायर्स हैं। तो आपके पास r की वैल्यू आ गई स्क्वायर रूट ऑफ 784 डिवाइडेड बाई 100। अब 784 किसका स्क्वायर होता है? 28 का। 100 किसका होता है? 10 का। तो आपके r की वैल्यू आ गई 2.8, रेडियस आ गई 2.8। सिंप्लीफाई करोगे आप इसको तो रेडियस आपकी 2.8 आ गई। आपने क्या करना है? एरिया को, एरिया दिया हुआ है तो उसको इक्वेट कर दिया, पाई आर स्क्वायर इज इक्वल टू दिस, और सिंप्लीफाई कर लिया बेसिक। रेडियस आ गई। अब परिधि निकालनी है, सरकमफेरेंस निकालनी है। तो सरकमफेरेंस जो होती है सर्कल की वो क्या होती है? 2 पाई इंटू आर। तो कितनी हो जाएगी? 2 इंटू पाई इंटू आर, 2.8। तो 7 4 ज़ा 28 है ना। तो ये आ गया 0.4। डेसिमल है ना, 2.8 है, 28 थोड़ी है। तो ये आ गया आपके पास 44 इंटू 0.4,
तो 4 4 ज़ा 16, 1 4 4 ज़ा 16, 17 डेसिमल 17.6। ठीक है। सर्कमफेरेंस एरिया ऑफ सर्कल, इससे रिलेटेड भी क्वेश्चन आ रहा है। फिर हमारा नेक्स्ट क्या है, 69 नंबर क्वेश्चन है। 10 भेड़ें और 5 बकरियां 6,000 रुपये में खरीदी जाती हैं। ठीक है, हमारे पास क्या है, 10 शीप हैं और प्लस 5 गोट्स हैं। इनको खरीदा जाता है कितने में, 6,000 में। इफ द एवरेज प्राइस ऑफ अ शीप इज 450, माने एक शीप जो है ऑन एन एवरेज एक शीप कितने की है, 450 रुपए की है। तो हैं कितनी, 10। तो 10 शीप कितने की हो गई, 10 इंटू 450 माने 4500 रुपए की। तो 4500 रुपए तो ये भेड़ें खरीदने के लिए लग गए। टोटल पैसे कितने थे, 6,000। तो बचे कितने पैसे, बचे हुए पैसे कितने हो गए, रिमेनिंग 6,000 में से 4500 खर्च हो गए, तो बचे 1500 रुपये। तो 1500 रुपये की बकरियां आएंगी। तो बोला व्हाट इज़ द एवरेज प्राइस ऑफ 1 गोट। ठीक है, तो मैंने 5 बकरियां आपके पास, 5 जो बकरियां हैं वो कितने की हैं, 1500 रुपये की। जो बचा हुआ 1500 है, इससे तो गोट्स खरीदे जाएंगे। ठीक है, 4500 शीप्स के लिए लगे। तो 5 बकरियां अगर 1500 रुपए की हैं तो एक बकरी का एवरेज प्राइस क्या होगा, 300। सीधा समझ आता है, कैलकुलेट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायरेक्टली समझ आ जाता है कि 300 होगा। ठीक है, अगर 5 बकरियां 1500 की हैं तो एक बकरी कितनी की है, 300 की है। ठीक, तो डिवाइड कर देंगे 5 से। चलिए, ये हो गया। फिर इसके बाद है हमारे पास 70 नंबर पे क्या है हमारे पास, रमेश स्टार्टेड अ बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग Rs 38,000। तो रमेश ने कुछ पैसे लगा दिए, कितने, 38,000 लगा दिए बिजनेस में। आफ्टर 5 मंथ्स श्याम ज्वाइंड, श्याम ने भी ज्वाइन किया उसके बिजनेस को 55,000 इन्वेस्ट करके 5 महीने बाद। तो टोटल इन्वेस्टमेंट एनुअल हम काउंट करते हैं। सेम सवाल किसी और सेट में भी हमने किया हुआ है, एक प्रीवियस सेट में भी इस तरह का कुछ सवाल था। 5 महीने लेट शुरू किया तो इसका 7 महीने के लिए। एट द एंड ऑफ द ईयर देयर प्रॉफिट इज, प्रॉफिट जो शेयर होता है वो इनके इन्वेस्टमेंट के रेशियो में होगा, जो भी है। प्रॉफिट टोटल बोला 22,000 है। एट द एंड of the year their profit is this, what is the difference of profit between two, दोनों के प्रॉफिट में क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ये एंड पे प्रॉफिट है। अच्छा, टोटल इनका जो पैसा है, टोटल अगर हम निकालें इसको, है ना, टोटल पैसा निकालें, रमेश का जो पैसा है, और 38 इंटू 12 कितना होता है, 2 8 ज़ा 16, 2 3 ज़ा 6, 7 1 3 6 15 4 456। तो इसका पैसा है 456 और 3 0। इसका करें तो 1 2 3 0, 7 5 ज़ा 35, 3 7 5 ज़ा 35, 38। ठीक है, इसके पैसे हैं इतने। तो इनका जो रेशियो चलेगा, अब हम जो इनका रेशियो निकालते हैं वो निकाल लिया हमने, 456 3 0 is to 385 3 0। तो इस रेशियो में इनकी शेयरिंग है। ठीक, किसकी, रमेश और श्याम की शेयरिंग है। अब हमसे बोला है एट द एंड ऑफ द ईयर, at the end of the year their profit is 22,000, then what is the difference between the profit between two, difference of the profit between two। तो इसका टोटल कितना बनेगा, इनके रेशियो का टोटल करेंगे सम, 6 और 5, 6 और 5 हो गया 11,
ये आ गया 1, 5, 6 और 8 14, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास 14 और 1 आ गया 4 4 8 841। अब डिफरेंस कितना है देखो, टोटल इनका जो रेशो है उसका सम आ गया 841, तो टोटल है 841। और डिफरेंस कितना है, डिफरेंस है इनका 56 माइनस 385, तो मैंने 56 प्लस 15 71। तो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी लगाते हैं ना, जो इनका डिफरेंस है, दोनों का डिफरेंस ऊपर लिखा, कितने में से, टोटल में से, टोटल माने नीचे सम, ठीक। और इनको जो प्रॉफिट हुआ है, ऊपर डिफरेंस लिख रहे हैं तो ऊपर लिख दिया डिफरेंस, मान लिया x, हमें चाहिए व्हाट इज द डिफरेंस, डिफरेंस लिख दिया x, और नीचे टोटल वैल्यू कितनी है 22,000, ठीक। x मान लिया डिफरेंस है और टोटल 22,000 प्रॉफिट है, और यहाँ पर रेशो के मुताबिक डिफरेंस कितने का है 71 का, और टोटल रेशो का सम है 841। इधर से हम x निकालेंगे तो x की वैल्यू आएगी 22,000 इंटू 71 डिवाइडेड बाई 841। अब इसको हम एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करें, इसको आप अप्रॉक्सीमेट कर सकते हो, है ना। ऑप्शंस आपके ठीक दूर हैं, तो 841 की जगह आप 840 लेके उसको कैलकुलेट कर सकते हो। मैं यहाँ पे रफली कैलकुलेट करता हूँ ये वैल्यू कितनी आती है अप्रॉक्सीमेटली। पेपर के टाइम हम क्या करेंगे, 841 की जगह 840 कंसीडर करके कैलकुलेट करेंगे, तो भी आसपास का ऑप्शन देख सकते हैं इजीली। तो ये हम अगर करते हैं इसको, तो ये वैल्यू आती है हमारे पास 1857.3 समथिंग, ये वैल्यू आती है हमारे पास 1857.3 के आसपास, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर सी बनता है, ये होना चाहिए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये हो सकता है मे बी, ठीक। तो सेम ही सवाल है, देखो सवाल जो 2015 में आया था उसी तरह का सवाल जो 2016 में था या 19 में था, शायद सेम तरह का सवाल आया हुआ था। फिर नेक्स्ट हम देखते हैं, अगला क्वेश्चन है हमारे पास, अगला है हमारा क्वेश्चन नंबर 71, ठीक है। ये था इसको 70, ठीक है, ये था 70 हमारा। 70 के बाद देखते हैं 71। A sum of Rs 800 amounts to Rs 920 in 3 years at simple interest। तो सिंपल इंटरेस्ट है हमारे पास, कितना था 800 रुपया था और बन गया ये 920 रुपये, ठीक है। कितने साल में, 3 साल में। तो इंटरेस्ट कितना हुआ, ये प्रिंसिपल होता है और ये अमाउंट है, तो इंटरेस्ट माने इनका डिफरेंस, तो इंटरेस्ट हो गया 120 का, 920 माइनस 800। टाइम आपका कितना है 3 साल का, ठीक है। प्रिंसिपल आपका कितना था 800 रुपये का, रेट आपको निकालनी है, तो आपने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा लिया, P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो कितना आ गया 120 इज इक्वल टू 800 इंटू आर इंटू टी कितना था 3 साल डिवाइडेड बाई 100। तो रेट आपके पास आ गया 120 डिवाइडेड बाई 8 इंटू 3, तो ये हो गया 40 और ये हो गया 5% आपका रेट आ गया। इसको कैलकुलेट करने पर रेट आ गया 5%। अब कहता है इफ़ द इंटरेस्ट रेट इज़ इंक्रीज्ड बाई 3%। अब यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया, अब क्या कर दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट को 3% बढ़ा दिया, तो 5% की जगह कितना कर दिया 8%। हाउ मच कुड इट अमाउंट, तो अगर 8% कर देंगे रेट को, तो फिर अगर मैं फॉर्मूला लगाऊंगा सिंपल इंटरेस्ट का, तो ये कितना बन जाएगा P इंटू आर इंटू टी डिवाइडेड बाई 100। तो फिर हमें इंटरेस्ट मिलेगा 8 8 ज़ा 64 इंटू 3, 4 3 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18 एंड 1 19। तो तब इंटरेस्ट मिलेगा 192। पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था 120, अब कितना मिल जाएगा 192। तो फिर मेरा अमाउंट कितना हो जाएगा
800 प्लस 192, 8 1 9, 992। ठीक है, तो अमाउंट हो जाएगा हमारा 992, बी ऑप्शन। तो ये भी एग्जैक्ट सेम ही सवाल है जो किसी पिछले सेट में है। ठीक है, थोड़ी सी वैल्यूज चेंज की हैं, सेम सवाल रिपीट हो रहे हैं, सेम तरह के बने अगर हमने प्रीवियस ईयर ढंग से किए हुए हैं तो। फिर नेक्स्ट है हमारे पास 72 जो है हमारा क्या है, ए एक काम को करने में एक काम को 10 दिनों में करता है तथा बी उसी काम को 15 दिनों में करता है। ए किसी काम को 10 दिनों में करता है, बी 15 दिनों में करता है। ठीक है, अब ये हमारा वर्क एंड टाइम का पहले वाले सेट में आया हुआ था, 16 वाले सेट में। दोनों मिलकर उस काम को कितने दिन में करेंगे, तो इसका स्टैंडर्ड हमारा क्या प्रोसीजर है, पहले हम क्या करते हैं, दोनों को डिवाइड कर देते हैं, पर डे निकाल लेते हैं। पर डे आएगा इसका 1/10, पर डे एफिशिएंसी इसकी 1/10 आएगी, एक ही इसकी 1/15। तो क्या करेंगे, उनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो पर डे का हमारा आ जाएगा और रेसिप्रोकेट करके हमारे टोटल डेज आ जाएंगे। इनका एलसीएम हो गया 30 और ये आ गया 3 2 5 डिवाइडेड बाई 30, तो कितना आ गया 1/6। तो 1/6 आ गया पर डे, तो टोटल डेज कितने लगेंगे, रेसिप्रोकेट कर देंगे, 6 डेज में दोनों मिलकर काम को फिनिश करेंगे। ठीक है, तो ये बहुत स्टैंडर्ड सवाल हमारा होता है कि जब भी हमें दो लोग हैं, उनका काम दिया हुआ है, दोनों को रेसिप्रोकेट करके एलसीएम लेते हैं और फिर रेसिप्रोकेट कर देते हैं उनका जो कलेक्टिव काम करने का ड्यूरेशन है। फिर हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 73 क्या है हमारे पास, एन एथलीट रन्स 200 मीटर रेस इन 24 सेकेंड्स। तो उसके पास डिस्टेंस दिया हुआ है, डिस्टेंस कितना है 200 मीटर, टाइम भी दिया हुआ है, कितना टाइम लग रहा है उसको 24 सेकेंड्स। तो उसकी स्पीड कितनी होगी, तो स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो ये बहुत ही आसान सवाल है, डायरेक्ट फॉर्मूला है, डिस्टेंस अपॉन टाइम कर दिया हमने, इसको हमने डिवाइड कर दिया, ये 100 आ गया, 12 आ गया, ये आ गया 50 और ये आ गया 6, तो 50/6 अभी भी कैंसिल हो रहा है, तो ये आ गया 25/3 मीटर पर सेकेंड। ध्यान रहे ये मीटर पर सेकेंड में है, ठीक है, क्योंकि ऊपर वाली वैल्यू मीटर में, नीचे वाली सेकंड में, तो स्पीड आ गई मीटर पर सेकंड में। अब ऑप्शंस जो आपके दे के रखे हैं वो किलोमीटर पर आवर में दे के रखे हैं, तो मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करते हैं, लास्ट वीडियो में भी हमने किया था। मीटर पर सेकंड को अगर, ठीक है, ये है मीटर पर सेकंड, इसको अगर मुझे किलोमीटर पर आवर में करना है तो मैं क्या करता हूँ, इसको 18/5 से मल्टीप्लाई करता हूँ। और यदि उल्टा होता है, ठीक है, मीटर पर सेकंड को देख लो, फिर से एक बार देख सकते हैं कि जब भी ऐसा हमें ज़रूरत पड़ती है, यदि हम मीटर पर सेकंड को कन्वर्ट करते हैं किलोमीटर पर आवर में, तो हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18/5 से। और यदि हम रिवर्स आते हैं, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में करते हैं, तो हम करेंगे 5/18 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको जैसे ही सिंप्लीफाई करते हैं तो हमारे पास आ गया 5 और ये आ गया 6, तो 5 6 30, तो हमारा आ गया 30 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो v की वैल्यू आ गई 30 किलोमीटर पर आवर। 73 नंबर सवाल। 73 नंबर सवाल के बाद हमारा है 74। 74 क्या है हमारे पास, द रेशियो ऑफ द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस इज 4:5। तो कॉस्ट प्राइस डिवाइडेड बाय सेलिंग प्राइस का रेशियो है 4/5। तो आप मान सकते हो कि कॉस्ट प्राइस कितनी है 4x और सेलिंग प्राइस कितनी है 5x। देन व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंटेज। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, गेन परसेंट या प्रॉफिट परसेंट क्या होता है आपका, SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100। तो SP माइनस CP डिवाइडेड बाई CP इंटू 100, तो ये क्या आ गया आपका x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 100। x से x कैंसिल, 1/4 इंटू 100, जो कि आपका कितना आ गया 25%।
ठीक है, तो ये आपका आ गया 25% डी ऑप्शन। फिर हमारे पास लास्ट सवाल है 75 नंबर क्वेश्चन जो है इस पेपर का। 75 नंबर क्वेश्चन जो है, द लेंथ ऑफ अ रूम इज 15 मीटर एंड विड्थ इज 12 मीटर। तो लेंथ आपकी कितनी है, 15 मीटर है एंड ब्रेड्थ जो है वो है 12 मीटर। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ लेइंग फ्लोर एट द रेट ऑफ ₹125 पर स्क्वायर मीटर। तो आप एरिया निकाल लोगे, स्क्वायर मीटर में तो एरिया होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ आ जाएगा, 15 इंटू 12 जो आ गया हमारा 180 मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया। अब 1 मीटर स्क्वायर की कॉस्ट कितनी दी हो गई है, ये आपको गिवन है कि 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितना पैसा लगेगा, 125। तो जो कॉस्ट लगेगी, कॉस्ट फॉर 180 मीटर स्क्वायर, तो कितनी लगेगी, 180 इंटू 125। तो इसको अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितना आ जाएगा, 125 इंटू 18, 8 5 ज़ा 40, 16 20, दिस 521052, तो 2250 और एक 0 एक्स्ट्रा है, तो 22,500 रुपये लगेंगे। ठीक है, जो कि हमारा है ऑप्शन नंबर ए। तो इस तरह से हमारे पास ये पेपर भी खत्म हुआ। और इस पेपर को अगर ओवरऑल, ये पेपर करने के बाद देखो ओवरऑल हम अगर कुछ कंक्लूजन्स अगर निकालना चाहें कि क्या क्या इस तरह के पेपर में रहता है, तो हमें बेसिक ये पता लगता है कि एक तो इस पेपर में सिंप्लीफिकेशन जो है, सिंप्लीफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ ना कुछ एडिशन कराएगा, सब्ट्रैक्शन करवाएगा हमसे। सिंप्लीफिकेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आना चाहिए। 2 से 3 सवाल सिंप्लीफिकेशन के हमें देखने को मिल रहे हैं। दूसरा, हम कुछ कंक्लूजन निकालें तो हमें एचसीएफ और एलसीएम से एक सवाल देखने को मिल रहा है हर बार लगभग। ठीक है, तीसरा अगर हम देखें तो पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स वेरी इंपॉर्टेंट। पावर्स एंड एक्सपोनेंट्स से हमें 2 सवाल लगभग हर सेट में आ रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमारे पास जो परसेंटेज है, जो हमारा टॉपिक है परसेंटेज, इनको हम एक साथ ही कर सकते हैं। परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। ठीक है, परसेंटेज हो गया, प्रॉफिट लॉस हो गया। इससे कुछ ना कुछ सवाल आ ही रहे हमारे पास। 2 सवाल तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। फिर हमारे पास जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, दोनों से एक एक सवाल आ जाए, नहीं तो किसी एक का तो एक सवाल रह ही रहा है, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। फिर उसके बाद हमारे पास जो रेशियो है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, रेशियो एंड प्रोपोर्शन से आपके पास 2 तक सवाल आ ही रहे हैं। चाहे एज वाला सवाल है, चाहे कुछ और थर्ड प्रोपोर्शन निकालो या कुछ और रेशियो एंड प्रोपोर्शन। फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शन निकालने के बाद हमारे पास जो बेसिक टॉपिक्स हैं, ये अपने ज्योमेट्री से रिलेटेड, एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम, इनसे रिलेटेड जो हमारे टॉपिक हैं, उससे कुछ ना कुछ क्वेश्चन हमारा आ रहा है। ठीक है, जो हमारे ये टॉपिक्स हैं जैसे एरिया, पेरीमीटर, मेंसुरेशन जिसे हम कहते हैं, या वॉल्यूम। एरिया, पेरीमीटर, वॉल्यूम किसका, सर्कल का, कोन का हो गया, स्फीयर का हो गया, सिलेंडर का हो गया, इससे हमारे पास क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, और बाकी कभी कोई और क्वेश्चन बीच में आ गया, जैसे अगर हम यहाँ पे पेपर में देखें तो वर्क एंड, ये वर्क एंड टाइम एंड स्पीड टाइम डिस्टेंस, स्पीड टाइम डिस्टेंस। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे जो हैं, जो टॉपिक इस पेपर में आ रहे हैं, ठीक है, स्क्वायर रूट को भी हम सिंप्लीफिकेशन में ही काउंट करते हैं, जो भी है। तो मोटे मोटे तौर पे हमारे ये टॉपिक्स हैं जो लगभग 8 से 10 टॉपिक हैं। अगर हम इसको देखें तो लगभग 8-10 ही टॉपिक हैं जो रिपीट हो रहे हैं मैक्सिमम।
ठीक है, तो आगे देखेंगे हमें कोई और अगर पेपर करना होगा तो, नहीं तो 3 पेपर्स हमारे ये हैं, इनको देख के हमें आइडिया लग गया कि अभी तक क्या क्या पेपर में पूछा जा रहा है। और तीनों पेपर में बहुत सिमिलैरिटी है, लगभग 90% चीज़ें सिमिलर तरह की हैं, आइडेंटिटीज आ गई। ठीक, चलिए।